लास्ट क्लास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉब्लम कराए थे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था। पेपर में कुछ फ्लक्स के भी क्वेश्चन थे। हाँ सर, एकदम। हाँ सर। रहे होंगे एक आध, सर तो आप उसके मार्क्स दे रहे हो। बट अरे तो पढ़ा ही नहीं वो। से क्या, दो तीन थे, एक दो भी नहीं, दो तीन थे। हाँ कोई बात नहीं। इजी भी तो थे, बाकी जो थे वो तो आसान थे। ये नहीं बोलोगे कि सर आपने आसान पेपर दिया था, लेकिन एक दो क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हुआ आया तो बोला। अब अगली बार क्या करूंगा, पढ़ाया हुआ ही दूंगा, बट ऐसा दूंगा कि सॉल्व नहीं होगा, फिर कंप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलेगा? हाँ चलेगा फिर। हाँ वो ध्यान नहीं रहा एक्चुअली, बहुत सारे बैचेज में फ्लक्स पढ़ा दिया था तो ध्यान नहीं रहा उतना। चलो कोई नहीं। सो तो फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यस। और E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr से फील्ड लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। नहीं समझे? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा करते हैं, देखिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी बताया है पहले? ये वर्ड पहले कभी बताया है? नहीं सर, अभी असाइनमेंट तक में नहीं। सुना है सर। हाँ, असाइनमेंट असाइनमेंट के क्वेश्चन में। तो ऐसे समझिए, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सारे परपेंडिकुलर वाले लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ये बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ सर। इतना ही नहीं, अगर मैं इसका नाम दे दूं सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, तो पोटेंशियल ऑफ सरफेस 1 विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ 3, क्योंकि फील्ड हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। यस। तो ये सारे हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर को आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाओगे तो वर्क डन 0 होगा। कॉमन सेंस है। यस। अब देख, तो इसी बात को फील्ड लाइन से एको हो रहा है, किसका है? अगर मैं इसको फील्ड लाइन से एसोसिएट करूं तो ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस का नॉर्मल होगा। हाँ सर। यस सर। है ना? सो इसको ऐसे लिख देते हैं। और tangent to equipotential surface will always, तो टेंजेंट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं, टेंजेंट टू फील्ड लाइंस ऐसा लिखना चाहिए था मुझे। टेंजेंट टू
electric field lines will always perpendicular to इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, सपोज अगर कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, तो ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। हाँ सर। हाँ सर। सो V1 V2 V3, तो अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज है तो ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। Yes, sir. इसी तरह अगर मान लो लाइन चार्ज है ऐसा, तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होंगे। कॉमन सेंस से समझ आ रहा है? आई बात समझ में? Yes, sir. इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सिलिंड्रिकल होंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का शेप एंड साइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। आया समझ में? कोई डाउट किसी को यहां तक? बोलो। No, नहीं sir. सर। नो सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया हो गया हाँ सर हो गया। यस सर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप साइज कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। एचसीवी में एक सम होगा, क्लास में कराया है मैंने कभी, जिसमें कि 30 डिग्री पर एक्स एक्सिस से लाइंस दिए हुए हैं। हाँ सर। करा चुके हैं ना? सर कराया नहीं। तो नहीं कराया नहीं। नहीं कराया है। ओके, तो अभी पहले उसको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओपन हो रहा है, करा दूंगा मैं 5 मिनट में। चलो, एक दूसरा टर्म है, ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा एक बार और देखते हैं। एरिया वेक्टर। एरिया एज अ वेक्टर, ये कॉन्सेप्ट है जो समझना जरूरी है आगे के चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। एरिया को अभी तक हम लोग स्केलर क्वांटिटी समझते हैं। Yes, sir. हाँ सर। सो एरिया को अभी तक हम लोग स्केलर क्वांटिटी समझते हैं। अब अगर ऐसे समझिए कि कोई भी एरिया है, किसी भी शेप साइज का हो, कोई भी एरिया है किसी भी शेप साइज का हो, तो एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब एरिया पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस एरिया के बराबर मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। सो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो एरिया के बराबर ही होता है, और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है। आउटवर्ड नॉर्मल कहने का मतलब ये है, तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा आउटवर्ड नॉर्मल? समझा रहा हूं। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि सपोज ये एक क्लोज्ड सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है, तो क्यूबॉइड समझ लो, इसमें 6 सरफेस एरिया होंगे। Yes, sir. हाँ सर। सपोज ये सरफेस है, तो केवल हम इस एरिया को देखेंगे।
अगर मान लो कुछ केवल रेड से जो शेडेड पार्ट है वो होता, तब तो आप इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर भी बोल सकते हो, नीचे भी बोल सकते हो। बट जब मुझे पता है ये जिस वॉल्यूम का पार्ट है, तो अब ये तो पक्का है इसका आउटवर्ड नॉर्मल यही होगा। और तो नहीं पता तो अरे वही तो समझा रहा हूं, अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज्ड में अंदर की ओर नॉर्मल तो इनवर्ड नॉर्मल होगा ना, नहीं कैसे पता होगा क्लोज सरफेस का? कोई भी सरफेस कैसा भी रैंडम शेप साइज चुनोगे, तो सरफेस अगर क्लोज्ड है तो उसका आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की ओर ही निकलेगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जैसे इसके 6 सरफेस हुए, इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल इधर, मान लो इसको कोई कलर दे देते हैं ऐसा वाला। तो क्लोज सरफेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आउटवर्ड नॉर्मल अगर हम बोल दिए तो। मैंने 3 ही दिखाए हैं, 6 सरफेस 6 एरिया वेक्टर होंगे इसमें, ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। Yes. हाँ सर। क्लोज्ड सरफेस में एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। अगर सरफेस ओपन है दिक्कत तब होगी। तो सरफेस अगर ओपन है, ध्यान से देखना, ओपन में भी 2 बातें हो सकती है। अगर प्लेन सरफेस हो, जैसे प्लेट है, डिस्क है, ये सब, और नहीं तो कर्व्ड सरफेस हो, तो अगेन कर्व्ड सरफेस का तो आउटवर्ड नॉर्मल पता चल जाएगा, वो की ज्योमेट्री का पार्ट है। हाँ सर। हाँ सर। बट अगर प्लेन सरफेस हो तो फिर दिक्कत होगी। तो डिपेंड करता है कि आउटवर्ड नॉर्मल को हम किस पर्पस से यूज कर रहे हैं। जैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हो तुम लोग ना? हाँ हाँ सर। सर। तो फ्लूइड ऑफ फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स ऑफ फ्लूइड होता है, जिसमें आप लोग पढ़े होगे वो कौन सा इक्वेशन है, टॉर्सली थ्योरम वाला √2gh ऐसा कुछ, हाँ वेलोसिटी सर। की फ्लक्स Yes, sir. क्या होगा उसका। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स में देखो फ्लूइड किधर से किधर जा रहा है, तो बॉटम ऑफ द कंटेनर से बाहर जा रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। टैप है जो आपका होल है, यहाँ पर जो टैप है, पानी अगर इधर से इधर आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल इधर की ओर, तो अंदर से बाहर की ओर। तो डिपेंड करता है कि किस चीज का फ्लो हम देख रहे हैं। क्लोज सरफेस में तो सिंपली आउटवर्ड नॉर्मल बोल देंगे, और ओपन सरफेस में लाइट में भी पढ़ते हैं हम लोग, लाइट होगा तो लाइट का डायरेक्शन किधर है, राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किधर कर रहा है। तो जो जाने वाला डायरेक्शन होगा ना, आउटगोइंग, उस आउटगोइंग को हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। आई बात समझ में? केवल इस मोबाइल के एरिया को देखें तो कोई चीज अगर इधर से इधर जा रही है तो ये आउटवर्ड नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर, बट उधर से इधर आ रही है तो इधर होगा। लेकिन Yes. अगर क्लोज सरफेस है फिर कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? तो ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमने लिखा आउटवर्ड नॉर्मल, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आउटवर्ड नॉर्मल। अदरवाइज डिपेंड करता है कौन सा डायरेक्शन देख रहे हैं, तो आउटगोइंग। फ्लूइड में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में यूज करेंगे। तो जो आउटगोइंग डायरेक्शन है प्लेन सरफेस में, उसको हम लोग आउटवर्ड नॉर्मल कहते हैं। लिखना बाद में कॉम सिंपल है। एक और कॉन्सेप्ट लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया होगा जब फिजिक्स से स्टार्ट हुआ होगा, और ग्रेविटेशन में फिर दोबारा मैंने सिखाया होगा, सॉलिड एंगल। याद है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये सब का यूज मिलेगा, सॉलिड एंगल का, एरिया वेक्टर का, फ्लक्स का। तो इसीलिए इंडिविजुअली ये टर्म को समझते हैं। सब लोग सुनो ध्यान से, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये।
पहले जो पढ़ाया था जितना वो ठीक था, गलत नहीं था। अब इसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ, क्योंकि अब डिटेल में मुझे समझाना है। तो ऐसे समझिए, लिखिएगा मत, एक बार समझ लो, फिर आपका आगे आने वाले हर चैप्टर में लाइफ आसान हो जाएगा। एकदम वन टाइम जॉब है। ये स्फीयर है। अच्छा, मैंने पहले ही डिलीट कर दिया। और ये स्फीयर का सेंटर है। आराम से देखो, सब लिखने का काम बाद में। ये एक्चुअली क्या है वो अभी सिखा रहा हूँ, बाकी समय तो काम चलाऊ था। तो ये एक स्फीयर का पोर्शन है। इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, हाँ सर। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये आइसक्रीम की टॉपिंग है, ऊपर का स्फेरिकल पार्ट। यस। हाँ तो ये जो ऊपर के स्फेरिकल पार्ट का एरिया है, और ये जो रेडियस वेक्टर आर है, इसका जो रेशियो होगा दैट इज ए अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉलिड एंगल एट पॉइंट ओ बोलेंगे। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि अगर मैं पॉइंट ओ से नहीं कहीं और से देखूं, कोई जरूरी थोड़ा ना है कि ये स्फेरिकल नहीं होगा, हम यहीं से देखेंगे। ये तो किसी भी शेप साइज का हो सकता है। हाँ सर। आप यस समझ रहे हो मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। यस तो ये तो जनरल डेफिनेशन सिखाने के समय सिखाते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग काम करते हैं। अब इसी एरिया को अगर मैं कहीं यहाँ ऑब्लिक पोजीशन से या कहीं से भी देख सकता हूं, तो ऐसे समझिए। सपोज, यार ये टेढ़ा करना मुश्किल काम है, इसी से ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे समझिए, एक मिनट और रुको, कोशिश करता हूँ मैं। हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, छोटा सा एरिया है, एकदम छोटा सा एरिया मैंने लिया है, आपको समझाने के लिए सिर्फ वो ऐसा दिख रहा है। तो और मान लो ये कोई पॉइंट है, ये एरिया एकदम डीएस छोटा सा एरिया है। देखिएगा ध्यान से, ये डीएस एरिया का एरिया वेक्टर इधर होगा। थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, इसको नीचे कर दो। नहीं समझे, ये जिस स्फेयर का पार्ट था उससे आपको समझ आ रहा है कि इसका एरिया यहाँ कहीं सेंटर था, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। यस हाँ सर। Yes, sir. तो ये हो गया एरिया वेक्टर। अगर इसी लाइन में यहां पर कहीं मुझे ढूंढना होता तब तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर कर देते। यस अब यहाँ कहीं अगर है तो ये जो पॉइंट ओ है, छोटा सा एरिया है डीएस, आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा बड़ा बनाया। ये जो लाइन हो गई ये हो गया मेरा वेक्टर आर। वेक्टर आर मतलब ये आर डिस्टेंस हो गया, यस और ये एरिया वेक्टर हो गया।
तो ये आर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो इस आर के अलोंग एरिया का जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए कॉस थीटा। तो सॉलिड एंगल मेरा हो जाएगा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। इसको समझने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि पोजीशन वेक्टर आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आई मीन उसके अलोंग डायरेक्शन में कितना एरिया है। जैसे ये अब एरिया मेरा वेक्टर हो गया, Yes, sir. Sir. तो वेक्टर के प्रोजेक्शन होंगे, एक अलोंग आर और एक परपेंडिकुलर आर। Yes, sir. तो अलोंग आर जो एरिया का प्रोजेक्शन होगा, दैट प्रोजेक्शन अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा सॉलिड एंगल एट पॉइंट ओ। क्लियर है? Yes, sir. तो ये सॉलिड एंगल का दो डेफिनेशन कर लो। ये दो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन टाइम लाइफ में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। अगर हो गया तो कभी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो किसी 12th वाले स्टूडेंट से पूछना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चक्कर में लोग साल भर घूमते रहते हैं। इसीलिए धीरे धीरे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी से सीखना शुरू करो। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एरिया वेक्टर, सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज सॉलिड एंगल। इन दोनों को कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? लिख लिया सबने? Yes, sir. आगे बढ़े? ठीक है, अब थर्ड टर्म आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलरली, यही मतलब हुआ इसका। Yes, sir. तो फिजिकल मीनिंग हुआ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through area A perpendicularly। ध्यान से समझो इसका मतलब, खुद सोचो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कोई एरिया है, ये एरिया वेक्टर है, तो इस केस में एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच एंगल कितना हुआ? एक्यूट एंगल कुछ हुआ? हाँ सर। तो ये फ्लक्स कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा। यस सर। Yes, sir. यही अगर ऐसा हो, अगर ये मेरा एरिया वेक्टर है और फील्ड लाइंस इधर है, तो इस केस में इनके बीच का एंगल एक्यूट होगा। तो फ्लक्स नेगेटिव कहलाएगा। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें आपने एरिया वेक्टर इधर क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया? तो ऐसे सोचिए कि ये वाला सरफेस मान लो किसी सिलेंडर का पार्ट है, जिस सिलेंडर का बाकी वॉल्यूम इधर लाई करता है, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड इधर ही होगा ना। समझे आप लोग? Yes, sir. और एग्जांपल से भी अभी और देखेंगे, अभी भर के लिए ऐसा। तो नेगेटिव फ्लक्स का क्या सिग्निफिकेंस मीनिंग क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, 2 सेकंड रुक जाओ, अभी दिखेगा भी आपको एक एग्जांपल में। यही अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, ऐसा कब होगा? तो समझ लो जैसे कोई एक प्लेट ऐसे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टेंजेंशियली जा रहा है, हो सकता है ऐसा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टेंजेंशियली जाएगा मतलब इससे पास नहीं करेगा, Yes, sir. है ना? तो इस केस में फ्लक्स 0 होगा। एक एग्जाम्पल जिससे ये सारी बातें समझ में आए। वैसे
पॉजिटिव फ्लक्स मीन्स इनकमिंग, उल्टा बोल, हाँ सही बोला, नहीं बाहर जा रहा ना, पॉजिटिव फ्लक्स मतलब आउट गोइंग, नेगेटिव फ्लक्स मतलब इनकमिंग, और जीरो मतलब टेंजेंशियल। अब मोटा मोटा समझ में आया, किसी सरफेस में इनकमिंग है तो नेगेटिव, आउट गोइंग है तो पॉजिटिव, टेंजेंशियल है तो जीरो। फॉर एग्जाम्पल वही वाला डायग्राम लेते हैं, इससे दो चीजें एक ही डायग्राम से सीख जाएंगे, इसके लिए ये लिया। सपोज इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है। Yes. और ये एक क्यूब है, ध्यान से सुनो सब मेरी बात। क्यूब में 6 सरफेसेस हैं, है ना, एक एक करके सारे सरफेस को देखते हैं। जैसे ये वाला सरफेस ले लो, जैसे ये वाला एक सरफेस हुआ, इसका नाम बोल देते हैं 1। वन कैसे लिख दिया मैंने, जो भी है समझ लो, ये एक हुआ सरफेस 1। इसी तरह ये एक सरफेस हुआ, इसका नाम लिख देते हैं सरफेस 2। अभी 1 और 2 को देखो, सरफेस 1 पर देखोगे तो आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा, एरिया वेक्टर इसका, Yes, sir. Yes. हाँ Yes, सर। sir. और फील्ड लाइन अंदर की ओर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, 180. 180. 180. तो फाई 1 मेरा हो जाएगा E इंटू ए स्क्वायर, सपोज क्यूब है, बाद में वैल्यू देखते रहेंगे, E इंटू ए स्क्वायर विथ माइनस साइन, Yes. Yes, sir. और मेरा फाई 2 हो जाएगा प्लस ऑफ E इंटू ए स्क्वायर। Yes. यस आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes. 2 का एरिया वेक्टर भी इधर और फील्ड वेक्टर भी इधर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2 ये हो जाएगा E इंटू ए स्क्वायर। बाकी जो 4 सरफेसेस हैं इन सब से फ्लक्स 0, 0. 0. Yes. पक्का? हाँ सर, हाँ, sir. ये 0 क्यों हुए? सबसे टेंजेंशियल है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ये रीजन है। हाँ, sir. तो अब ऐसे सोचो, मान लो फ्लक्स फ्लक्स ये बड़ी बड़ी बातें नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात समझ में आ रही है ना, इस क्लोज्ड वॉल्यूम में जितने फील्ड लाइन इन कर रहे हैं उतने ही आउट हो रहे हैं। यस सर। तो Yes. ओवरऑल फ्लक्स थ्रू दिस वॉल्यूम पूछेगा तो वो 0 होगा। हाँ, आई बात समझ में?
हाँ सर। तो यहां से मुझे दो बातें सीखने को मिली। पहला, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स और जीरो फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है। तो फिजिकल मीनिंग है इनकमिंग फ्लक्स इज नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज पॉजिटिव एंड टेंजेंशियल इज जीरो। आई बात समझ में? यस सर। और दूसरा मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड वॉल्यूम, ये तो मैंने जानबूझ के ऐसा शेप साइज लिया जो आसान है, बट कॉमन सेंस से देखो, इसकी जगह कोई भी क्लोज्ड वॉल्यूम होता तो जितना इंटर करता कहीं ना कहीं उतना ही एग्जिट करता। यस सर। Yes, sir. यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड वॉल्यूम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। तो सर। तो कैसा भी शेप साइज रहे, क्लोज्ड वॉल्यूम से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? No, नो sir. सर। ऊपर वाला लिख चुके हो या नहीं? नहीं लिख। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बचा है। हाँ, यहाँ से होगा, फिर कॉपी कर लीजिए यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े तो बोलो। हाँ सर। एक और देखो, अभी जो बताया था वो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ना? अब ऐसे सोचो, मैंने ऐसा शेप बनाया, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, कैसा भी शेप हो सकता है। एक मिनट ध्यान से देखो सब लोग, ये फील्ड लाइंस देख के समझ आ रहा है कि यहाँ पॉइंट चार्ज है, हाँ जी। हाँ सर। कि यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है? Yes. अब पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड यूनिफॉर्म तो नहीं होता। सब लोग समझना इस बात को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता। नहीं होता। अब ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसके थ्रू कितना फ्लक्स है? तो ध्यान से देखोगे तो ये भी जीरो ही है, क्योंकि जो भी फील्ड लाइंस इस सरफेस में क्रॉस किया वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझ आ रही है? Yes. तो अगर हम फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन यूज करें कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलरली, तब तो समझ में आता है कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, क्योंकि इनकमिंग में भी 3 लाइन दिख रहे हैं, आउटगोइंग में भी 3 लाइन दिख रहे हैं, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यस। लेकिन थोड़ा सा और सोचोगे तो जहां पर इनकमिंग है वहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है। हाँ सर। और जहां आउटगोइंग है वहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। यस। तो क्या नेट फ्लक्स जीरो होगा? नहीं होगा। होगा, होगा, होगा। इसीलिए क्योंकि फील्ड लाइंस यहां पर जितने एरिया में 3 है, इधर समझो, सब ध्यान से समझो, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा, जितने एरिया में, सरफेस एरिया में ये 3 लाइन है, उससे कहीं ज्यादा सरफेस एरिया में ये 3 लाइन है, तो ई अलग अलग है, लेकिन साथ साथ ए भी तो अलग अलग है। बट सर सेम होंगे क्या पता? क्या हुआ? तो बट नेट जीरो का क्या पता? एग्जैक्टली, उस पे भी आते हैं वो थर्ड नोट में। तो अगर E इंटू ए का प्रोडक्ट मुझे लगता है अगर सेम है, फिर तो हम बोलेंगे कि फ्लक्स जीरो है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। ये तो हुआ मैथमेटिकल डेफिनेशन से। लॉजिकल डेफिनेशन से, जो फील्ड लाइन इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स के डेफिनेशन में जहां मैं बोला था फिजिकल मीनिंग इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी थी वहां पर हमने, हाँ सर। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, वो किसी भी स्ट्रेंथ, क्योंकि नंबर फील्ड लाइन का नंबर स्ट्रेंथ को ही बताता है ना। हाँ सर। समझ रहे हैं? सर एक बार ये वापस समझा सकते हैं? वापस समझाता हूं।
मैंने आपको जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था उस समय ये कहा था कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ सर. So number of field line per unit area is somehow a manifestation of magnitude of electric field. Yes sir. तो अगर मैं फील्ड लाइन को एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो केवल नंबर बचा जिसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं है. हाँ सर. हाँ सर. तो फ्लक्स में नंबर ऑफ फील्ड लाइन इटसेल्फ इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड थ्योरेटिकली साउंड्स गुड कि 3 इन हुआ 3 आउट हुआ. मैथमेटिकली भी प्रूव कर दूंगा अभी मैं, बट ये बात समझ आई. हाँ सर. हाँ सर. अच्छा, तो उसके बेसिस पर मैं ये कहता हूं अभी. तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी होगा. हाँ, कहीं से देखो क्लोज्ड अगर वॉल्यूम है तो कहीं इंटर हुआ है तो कहीं तो बाहर निकलेगा ना, कहीं से किसी न किसी पॉइंट से, चाहे कैसा भी इरेगुलर शेप ले लूं मैं. हाँ. तो मन ही मन सोच, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कैसा भी इरेगुलर शेप बना लूं जो क्लोज्ड हो और ये तीनों को अपने अंदर ले, तो बाहर में ये तीनों जरूर आएगा. कोई एक ऐसा क्लोज सरफेस बन सकता है क्या जिसमें ये तीन इंटर करे लेकिन तीन एग्जिट नहीं करे? सर वो बंद नहीं ही सर. नहीं होगा अगर एग्जैक्ट नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है ऐसा ना. हाँ हाँ सर. सर. So moral of the story is, if a closed surface के इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट ऑलवेज जीरो होगा. मैथमेटिकली प्रूव करेंगे आगे के टर्म में, बट ये तो इस डायग्राम से भी समझ में आ रहा है. क्लियर है? Yes, sir. So electric flux through a closed surface क्लोज्ड सरफेस मतलब वॉल्यूम, क्लोज्ड लाइन मतलब एरिया. समझते हो ना ये सब? हाँ सर. एरिया हमेशा लाइन के क्लोज्ड होने से बनता है, वॉल्यूम हमेशा सरफेस के क्लोज होने से बनता है, शेप साइज कुछ भी हो. ठीक है? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज always zero unless any charge is enclosed within it. मतलब चार्ज अगर इनक्लोज्ड होगा तभी फ्लक्स वहां से निकलेगा या टर्मिनेट करेगा, और अगर कहीं से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो कहीं एंट्री होगी तो कहीं एग्जिट होगा. हाँ सर. जैसे ये पॉइंट चार्ज अगर इसके अंदर रहता तो सब इसमें से आउटगोइंग होता हाँ सर. है ना. तो अगर पॉइंट अंदर में कोई चार्ज नहीं है सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर में, तो फ्लक्स उससे जरूर जीरो होगा. क्लियर? यस. हाँ. थर्ड नोट और सबसे इंपॉर्टेंट नोट, या इसी बात को मैं थोड़ा मैथमेटिकली ऐसे लिख देता हूं. इसका मतलब हो गया E डॉट डी एस का इंटीग्रल, इसको ऐसा सिंबल बना देते हैं, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कहते हैं. दिस इज इक्वल टू 0 if Q enclosed is 0. यही मतलब हुआ. हाँ सर. हाँ सर. नेक्स्ट नोट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा समझने वाला. सब लोग ध्यान से सुनो.
नहीं तो क्या है, पूरी दुनिया में घूमते रहोगे, सब लोग तुम्हें बुद्धू बनाएंगे, बोलेंगे गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, ये लॉ है या ऐसा है, या इवन कूलम्स लॉ का कोई प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ वगैरह तो नहीं, जस्टिफिकेशन जो भी कहना है देखते हैं। कोई भी रैंडम सा मैंने सरफेस बना लिया, क्लोज सरफेस, इसमें किसी भी पोजीशन पर जहां मन करे, मान लो मैंने यहां पर कोई एक चार्ज रख दिया, ठीक है। हाँ सर। ध्यान से सुनो, कोई भी एक एरिया ले लेते हैं, जैसे इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह निकलेगा, Yes. इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो चारों ओर होगी ना। मैं फिर कह रहा हूं, प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से या अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक में ढूंढते फिरोगे, नहीं मिलेगा। इसीलिए एक एक वर्ड, एक एक लाइन को ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। मैं कोई भी एक एरिया ले लेता हूं जहां मन करे आपको, जैसे मान लीजिए मैंने ये छोटा सा सरफेस एरिया डीएस ले लिया, ठीक है, ठीक है। हाँ Yes. इस छोटे से सरफेस एरिया का डिस्टेंस यहां से आर है, और ये जो यहाँ सॉलिड एंगल बना रहा है, इसको कुछ नाम दे दो डी, ऐसा, ठीक है। ये जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर डी ए इधर है, और ये एंगल मान लो थीटा है, और ये ब्लू वाला हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। Yes. अगर मैं केवल उस छोटे से एरिया से फ्लक्स देखूं, सब लोग ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस डी फाई को लिखूंगा ई डॉट डी ए, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं इसको लिखूंगा E इंटू डी ए कॉस थीटा, लिखूंगा ऐसा। हाँ सर। कूलम्स लॉ से E को मैं लिख सकता हूं 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर हाँ सर। इंटू डी ए कॉस थीटा, लिख सकता हूं। हाँ सर। Yes sir. तो टोटल फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं Q अपॉन 4πε0, Q कांस्टेंट, 4πε0 कांस्टेंट, dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर का समेशन बोल दो या इंटीग्रल बोल दो। हाँ सर। मैं इंटीग्रल बोल देता हूँ, डी लिखा हूं, इंटीग्रल ऐसा लिखूंगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? No sir. तो ये मैं लिख दूंगा Q अपॉन 4πε0, ये जो dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर है, दिस इज D ऑफ सॉलिड एंगल। Yes. अब सरफेस अगर क्लोज्ड है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। हाँ सर। So if surface is closed, then phi is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into 4 pi। हाँ सर। तो यहां से देखो, तो phi is equal to Q upon epsilon naught आ गया। हाँ सर। यस। यहां से ये बात समझ आ रही है कि इस क्लोज्ड एरिया के अंदर चार्ज कहीं भी रहे, टोटल फ्लक्स यही होगा। हाँ Yes सर। sir. इस क्लोज्ड एरिया का शेप साइज कुछ भी हो, टोटल फ्लक्स यही रहेगा। Yes. हाँ सर।
तो अब मैं इस बात को थोड़ा और एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, तो इस क्लोज्ड एरिया के अंदर 5, 10, 50 कोई भी चार्ज रख दूं, सबका टोटल फ्लक्स मैं ऐड करता जाऊंगा, हाँ हाँ सर। Yes, sir. है ना। यस तो थोड़ा सा इसको, तो इसका दो मीनिंग हुआ। फर्स्ट मीनिंग कि किसी भी पॉइंट चार्ज का टोटल फ्लक्स इतना ही होता है, क्योंकि उस पॉइंट से जो भी लाइन निकलेगा इस क्लोज सरफेस को जरूर पास करेगा। यस So first point is total flux of a charge q is q by epsilon naught. Clear? Clear है? Yes, sir. दूसरा, total flux, that is E dot ds का सरफेस इंटीग्रल, मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। तो इसका मतलब हुआ फिजिकल मीनिंग, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is q enclosed upon epsilon naught। अगर मान लो 10 चार्ज हैं और सरफेस क्लोज है तो सबका सारा फ्लक्स सरफेस से जाएगा। हाँ सर। समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जांपल जस्ट समझने के लिए मैं बता देता हूं इसी सेकेंड पॉइंट को। मान लो रैंडम सा ऐसा कोई सरफेस है, इसमें एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ये वाला चार्ज मान लो -Q3 है, ये वाला चार्ज मान लो Q4 है, बाहर में कोई चार्ज Q5 है, इधर कोई चार्ज Q6 है, तो सबका फ्लक्स वगैरह इससे जाएगा। यस लेकिन कुछ भी हो, टोटल फ्लक्स जो इस क्लोज्ड सरफेस से होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों? तो नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन बाहर से आएंगे, हाँ सर। तो इनकमिंग का फ्लक्स नेगेटिव यस सर। और हाँ, सर. आउटगोइंग का पॉजिटिव सिखाया था। हाँ सर। तो कोई अगर पूछे तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, यही स्टेटमेंट आपका गॉस लॉ है। क्लियर है? हाँ यस तो गॉस लॉ कोई नई चीज नहीं है, यही स्टेटमेंट है। तो मैं जिस ऑर्डर में पिछले 1 घंटे से बता रहा हूं उस ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये गॉस लॉ प्रॉपर, आई मीन फ्लक्स के डेफिनेशन से डिराइव किया हुआ रिजल्ट है, कोई थ्योरम नहीं है। नोट 3 से लिखना बाकी है ना? सर नोट 2 में। सर 2. दो पार्ट में लिखना फिर। तो इसका मतलब हुआ कि गॉस लॉ कोई थ्योरम नहीं है, ये फ्लक्स के बेसिक डेफिनेशन से ही डिराइव होता है। ठीक है, यस। इसको कॉपी कर लो, फिर इस फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
हो गया? सर नीचे थोड़ा और था। बोलो ना, तो बोल नहीं रहे हो, मैं बैठा हूँ अपने अंदाज से टाइम लेके। और तो थोड़ा ऊपर। सर इसके नीचे वाला लिखना है। सर बोलो। सर चैट में एक डाउट भेजा है, आप बता सकते हैं उसका आंसर? सेकंड। अंश, अंश नाम है। हाँ सर। वाई डी ओमेगा इज समेशन ऑफ डी ओमेगा इज 4 पाई, यही ना? हाँ सर, समझा ही नहीं मैंने। अभी समझते हैं, अभी समझते हैं। पहले प्लेन एंगल से समझते हैं। प्लेन एंगल में तुम ट्रायंगल बनाओ, सर्कल बनाओ, पेंटागन बनाओ, हेक्सागन बनाओ, कुछ भी बनाओ, अंदर में कोई एक पॉइंट ले लोगे तो सारे साइड के एंगल का सम करोगे तो 2 पाई मिलेगा। हाँ सर। पक्का? सर डिपेंड करेगा ना। डिपेंड क्या करेगा, हमेशा 2 पाई मिलेगा, चाहे हाँ सर। हो
या रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, कुछ भी हो, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी हो, 4 साइड, 5 साइड, 10 साइड, जितना भी साइड बनाना है, किसी अंदर के पॉइंट से सब साइड को ज्वाइन करोगे तो एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल का सम 2 पाई मिलेगा। हाँ सर। तो हम ये कह सकते हैं एक पॉइंट के अराउंड टोटल प्लेन एंगल इज 2 पाई। हाँ। और इसका प्रूफ कोई पूछेगा तो कैसे होगा? तो प्रूफ ऐसे होगा कि कांस्टेंट आर रेडियस का सर्कल बनाएंगे तो सर्कल का पेरीमीटर अपॉन आर, तो वो 2 पाई मिलेगा। हाँ सर। यहाँ तक प्लेन एंगल की कहानी समझ आ रही है? हाँ सर। अब वैसे ही सॉलिड एंगल के हिसाब से सोचो, अगर एक पॉइंट के अराउंड अगर हम आर कांस्टेंट कर दें तो जो सरफेस एरिया बनेगा वो स्फेयर होगा। यस सर। तो सॉलिड स्फेयर का सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई होगा, हाँ सर, समझ गए। है ना? तो एज अ रूल एक पॉइंट के अराउंड टोटल प्लेन एंगल इज 2 पाई, एक पॉइंट के अराउंड टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई। ओके सर। आगे बढ़े? लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। ठीक है। ग्रेविटेशन में याद होगा सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन बताया था कोन के वर्टेक्स पर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। ठीक है। अब सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। सिंपलेस्ट वन, ये बताइए तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। 2/6 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। कॉमन सेंस है, सबको समझ आया हाँ सर। हाँ सर। कि क्यूब के सेंटर पर है तो टोटल फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये सेंटर पर इक्वी डिस्टेंस है तो सबसे हर सरफेस से इक्वल फ्लक्स जाएगा। कोई डाउट? नो सर। दूसरा, अभी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन ही करते हैं, धीरे धीरे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी रुकना।
ये 3 डायग्राम दिख रहे हैं आपको? हाँ सर। है ना? तीनों डायग्राम में एक हेमिस्फीयर है और एक चार्ज है। ये चार्ज की पोजीशनिंग अलग अलग है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में, तीनों केसेस में, थोड़ा ऊपर ऊपर कर देता हूँ, आपको फ्लक्स बताना है। क्वेश्चन पढ़ लो, वहां लिखा हुआ है। जल्दी बताइए। मुरली है? बोलो। पहले वाले में देखो, जस्ट आउटसाइड लिखा है, हाँ सर। तो जस्ट आउटसाइड लिखा है तो वही कहानी, जो फ्लक्स इंटर करेगा वो कहीं से बाहर भी निकलेगा। यस Yes, sir. क्या होगा आंसर? 0. 0। सेकेंड में इनसाइड है, तो इस चार्ज का जितना फ्लक्स होगा सब इससे बाहर निकलेगा। Yes. Q हाँ upon सर। epsilon naught. Q upon epsilon। तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड वाले में, Q upon 2 epsilon naught. हाँ, हाफ ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर। क्योंकि ये जस्ट बाउंड्री पर है, तो इससे जितने फ्लक्स निकलेंगे, हाफ ऑफ द फ्लक्स तो इस स्फीयर को इंटर करेंगे और हाफ ऑफ द फ्लक्स नहीं करेगा। सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो हाँ सर। टोटल फ्लक्स का Yes. हाफ होगा। बोलो। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? किसी को किसी तरह का कोई डाउट है? तो सी वाले में Sir. क्या किया? सी वाले में हाफ हो गया, क्योंकि बाउंड्री पर है। आधा पोर्शन उसका हेमिस्फीयर के अंदर है और आधा हेमिस्फीयर के बाहर है। बोलो। बी पार्ट में पूरा चार्ज हेमिस्फीयर के अंदर है हाँ सर। और सी पार्ट में आधा चार्ज हेमिस्फीयर के अंदर है और आधा चार्ज हेमिस्फीयर के बाहर है। यस। तो टोटल चार्ज का फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। होता है। हाँ सर। तो उसका आधा अगर इससे पास करता है, आई मीन हेमिस्फीयर से पास करेगा और आधा नहीं पास करेगा,
तो टोटल फ्लक्स का आधा आंसर होगा मेरा। हाँ सर। Yes. पक्का? तो इसको स्फीयर का आधा भी कंसीडर कर सकते हैं ना। क्या अगर क्या? पूरा पूरा स्फीयर होता तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका हाफ होगा। नहीं नहीं, ऐसा सब वैसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि पूरा चार्ज अगर स्फीयर के अंदर होता तो चार्ज का जितना फ्लक्स है सब उससे पास करता, चाहे स्फीयर के तो अंदर। चार्ज का फील्ड यूनिफॉर्म थोड़ी होता है। यूनिफॉर्म किसने बोला? नहीं नहीं सर, मतलब आपको कैसे पता सिर्फ हाफ ही होगा? हाँ, हाफ ही होगा ना, क्योंकि सिमेट्रिकल। आधा सॉलिड एंगल है ना। हाँ सर। हाँ ओके सर ओके। तो एग्जैक्टली हाफ ही हो, क्योंकि लिखा है कि जस्ट उसके बाउंड्री पर है। हाँ सर। आया समझ में? बोलो। हाँ सर। अच्छा, एक और समझो। कितना टाइम बचा? अच्छा, मैं तो नया कुछ कहना बताऊंगा। एक ये क्वेश्चन करो। यही कॉन्सेप्ट को समझो कि लाइट में यूज कर रहे हैं, वही कहानी है, कुछ खास नहीं। कोशिश करो इसको।
बोलो, आया कुछ आंसर? नहीं? देखो, ये सिखाया था मैंने, बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है ये फॉर्मूला इस चैप्टर में, और इस चैप्टर ऑनवर्ड बहुत सारे चैप्टर में। आप लोगों को याद होगा, इस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन बताया था हाँ सर। कि अगर ये प्लेन एंगल थीटा है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा? 2 पाई into 1 plus cos theta. 2 पाई इंटू 1 minus cos. 1 माइनस कॉस थीटा, याद है? Yes. हाँ yes. तो नहीं तो बार बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ऐसे समझो, ये जो 100 वॉट का बल्ब है, तो इससे 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड चारों ओर निकल रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। से ऐसे समझना ध्यान से मेरी बात को, इससे कितना पास कर रहा है यही पूछा है ना। हाँ सर। हाँ सर. तो ये जो 100 जूल पर सेकेंड की एनर्जी है, ये तो 4 पाई सॉलिड एंगल में है। हाँ सर समझा। तो इतने सॉलिड एंगल में कितना होगा? तो देखो, जो मेरा आंसर होगा, रिक्वायर्ड पावर, दिस इज P नॉट अपॉन 4 पाई इंटू दिस सॉलिड एंगल। यस। Yes sir. ये बात समझ आया? तो इस केस में ये आंसर क्या हो जाएगा? 100 वॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें कॉस थीटा कितना होगा? ऐसा होगा। हाँ सर. हाँ सर। तो मेरा आंसर हो जाएगा 50 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस मच वॉट। यही अगर बल्ब की जगह चार्ज होता और पूछता इस एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो पी नॉट की जगह हम लोग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते। हाँ हाँ. सर। हाँ हाँ सर। सर। आया समझ में? Yes sir. Yes. पक्का? Yes. इसको कॉपी कर लो। एक फ्लक्स का असाइनमेंट मैं देता हूं, बट फ्लक्स के का कुछ प्रॉब्लम और इसके एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है? सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। याद दिलाना मुझे, ओके सर. एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है? बाय सर. Okay. बाय। Thank you, sir. Bye. Sir. थैंक यू सर। Thank you sir.